नमस्कार साथियों। महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, अपन बकरी की नस्लों के बारे में बात कर रहे थे। बकरी की बेटा मैंने 5 नस्लें शायद आपको करवा दी थी। सिरोही जो नस्लें मैंने देसी नस्लों के अंदर लास्ट करवाई थी आपको, और अपने क्या है दीपावली की छुट्टी थी तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो आज अपन जो नेक्स्ट जो आपकी जो नस्लें बच रही है देसी नस्लें, उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो 5 तो कर ली, छठी जो नस्ल बच रही थी आपकी, उसका नाम बेटा मारवाड़ी। मारवाड़ी। अब मारवाड़ी का जो उत्पत्ति स्थान की बात करें कि सर इसका भाई उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो मारवाड़ी का जो उत्पत्ति स्थान है, मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थान है, नाम से पता चल रहा है बेटा, मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र की है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मारवाड़ी कहाँ की है, कि सर मारवाड़ क्षेत्र की है। तो इसके अंदर याद रखना मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र। अब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो ये आपको याद रखना है कि सर इसके अंदर मारवाड़ तो है, लेकिन मारवाड़ के कौन कौन से जिले को अपन मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थान मानते हैं या वितरण क्षेत्र मानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर याद रखना बेटा जोधपुर, 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 बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, पाली, नागौर, सिरोही, सिरोही और जालौर, जालौर। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही और जालौर, ये किसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं या वितरण क्षेत्र मानते हैं बेटा, मारवाड़ मारवाड़ी बकरी का मानते हैं। विशेषता की बात करें, विशेषता यानी मारवाड़ी अपन ने पढ़ा था कि मारवाड़ी एक तो भेड़ की भी नस्ल है, भेड़ की भी नस्ल है ये, और बकरी की भी नस्ल है बेटा ये, बकरी की भी है और भेड़ की भी नस्ल है, दोनों की नस्लें ध्यान रखना। अगर पूछ ले इंपोर्टेंट तो भेड़ ही है यार। विशेषता की बात करें तो पहला पॉइंट लिखना आपको, बकरे में, बकरे में, बकरे में दाढ़ी पाई जाती है, बकरे में दाढ़ी पाई जाती है। यानी इसका जो बकरा होता है उसकी जो दाढ़ी होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दाढ़ी। तो मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है उसके बकरे में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका वो लिखना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यानी बकरे में तो दाढ़ी पाई जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक। अपने उस टाइम पे भी लिखा था कि मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इस कारण उसकी मेमनों की मृत्यु दर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीज बकरी के अंदर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी जो नस्ल है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है, इनका रेतीली जो रेतीला क्षेत्र ज्यादा होता है, तो बीमारी, गर्मी होने के कारण बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन इन नस्लों के अंदर बीमारी नहीं होती है बेटा। तो इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये चीज आपको मारवाड़ी के अंदर याद रखनी है कि मारवाड़ी सर मारवाड़ क्षेत्र की है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर इसका वितरण क्षेत्र के दो या फिर उत्पत्ति स्थान के दो। बकरे में दाढ़ी पाई जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है,
ज्यादा होती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दूसरी जो नेक्स्ट नस्ल है उसका नाम बेटा ब्लैक बंगाल, ब्लैक ब्लैक बंगाल नाम से पता चल रहा है। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। अब ब्लैक बंगाल की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ब्लैक बंगाल का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं बेटा, इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नाम से पता चल रहा है। अब बंगाल क्षेत्र के अंदर क्या खाया जाता है? मांस मछली सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर खाया जाता है? बंगाल के अंदर। तो इसकी एक ही विशेषता है प्रमुख, मांस, मांस में त्वचा के लिए, मांस में त्वचा के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, प्रसिद्ध नस्ल है। मांस में त्वचा के लिए प्रसिद्ध नस्ल है कौन सी? ब्लैक बंगाल, जिसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं पश्चिम बंगाल। अब ये चीज याद रखना है कि इस नस्ल को मांस के लिए पालते कहाँ पर? बंगाल के अंदर। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो नस्ल है उसका नाम है बेटा गद्दी, गद्दी। गद्दी की बात करें, गद्दी जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं, गद्दी का उत्पत्ति स्थान तो मैंने लिखवाया था जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमाचल व उत्तराखंड की, उत्तराखंड की पहाड़ी, उत्तराखंड की पहाड़ी। यानी गद्दी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड की पहाड़ी इलाका किसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं? गद्दी का उत्पत्ति स्थान मानते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई गद्दी का उत्पत्ति स्थान जम्मू कश्मीर है, हिमाचल और उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है। फिर विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता तो विशेषता, विशेषता की बात करें इसके अंदर तो विशेषता लिखनी है आपको। इस बकरी की, इस बकरी की नस्ल का, नस्ल का बाल या रेशा, बाल या रेशा, इस बकरी की नस्ल का बाल या रेशा सर्वाधिक लंबा होता है, सर्वाधिक लंबा होता है, सर्वाधिक लंबा होता है। कितना सेमी का होता है बेटा? 17 से लेके 19 सेमी के इसके बाल होते हैं या रेशा। यानी इस प्रकार का जो रेशा होता है बकरियों के अंदर, इसकी जो लंबाई होती है इसके बाल की या रेशे की, वो कितनी होती है? 17 से लेके 19 सेमी का होता है। इसलिए इस जो बकरी है कौन सी? गद्दी, इसके बाल के दो, बाल को अपन क्या बोलते हैं? रेशा भी बोल सकते हैं। तो वो रेशे रहते हैं तो कितने सेमी के होते हैं? 17 से लेके 19 सेमी के होते हैं। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर की, भाई जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये जो नस्लें गद्दी वो 10 किलो वजन तक भार ढो सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट को कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी
पहाड़ी क्षेत्रों में 10 केजी भार ढो सकती है। 10 केजी भार ढो सकती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में 10 केजी भार ढो सकती है। यानी ये 10 किलो वजन तक पहाड़ों के ऊपर ले जा सकती है। कौन सी? गद्दी। उसके बाद में लिखना बेटा तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लिखना। और इसके बाद में इसका लिखना है कि भाई गद्दी और किस काम आती है। तो गद्दी की बात करें बेटा, अब जब पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा पाया जा रहा है इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कि भाई सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली नस्लें, पाई जाने वाली नस्लें। यानी बेटा जब पहाड़ी इलाका है तो ऑटोमेटिक आपको से पूछ ले वो कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊंचाई पे पाई जाती है। तो आपको उसके अंदर याद रखना है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर बकरी की एक नस्ल पाई जाती है, उसका नाम है गद्दी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने बेटा गद्दी के अंदर। अगर ये चीज पूछेगा वो कि बाल या सर्वाधिक लंबा रेशा किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए सर गद्दी का होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 10 केजी वजन कौन सी नस्ल उठा सकती है? गद्दी। तो बकरी की, तो गद्दी उठा सकती है। और तीसरा लिखना है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो गद्दी पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना, देखो बेटा चेंगू, चेंगू का जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं, इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं गद्दी का मानते हैं, वो इसका मानते हैं जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वे उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की पहाड़ी, इसका भी उत्पत्ति स्थान ये मानते हैं। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र किसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं? चेंगू का मानते हैं। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है ना। ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, हालांकि उत्पत्ति स्थान वो पूछता है। अब विशेषता की बात करें कि सर इसकी विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता के अंदर सबसे पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि इससे इससे 100 ग्राम, इससे 100 ग्राम प्रति वर्ष ऊन की, ऊन इससे प्रति वर्ष, इससे 100 ग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। यानी ये जो नस्लें चेंगू, इससे 100 ग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? चेंगू से प्राप्त की जाती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, शरीर पर, शरीर पर घने बाल, शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। यानी जो गद्दी है इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? घने बाल पाए जाते हैं। और प्रति वर्ष 100 ग्राम ऊन की प्राप्ति की जाती है। किससे? चेंगू से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उच्च उच्च गुणवत्ता युक्त ऊन
ऊन की ऊन प्राप्त होने के कारण कपड़े उद्योग में कपड़े उद्योग में कपड़े उद्योग में ऊनी वस्त्र बनाने के काम में ली जाती हैं, काम में ली जाती है। यानी इसकी जो ऊन है बेटा 100 ग्राम ऊन प्राप्त होती है। अब उस 100 ग्राम ऊन प्राप्त होती है प्रति वर्ष एक भेड़ से, तो उस ये क्या है, जो ऊन प्राप्त होती है वो उच्च क्वालिटी की होती है। इस कारण इस जो भेड़ की ऊन है उसको कपड़े उद्योग में ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये चीज आपको याद रखना है चेंगू के अंदर। फिर जो नेक्स्ट नस्ल है उसका नाम है बेटा चांगथान। चांगथांग। अब इस चांगथान को अपन चांगथांगी भी कहते हैं, चांगथागी, चांगथांगी, चांगथान या चांगथानी के नाम से जानते हैं। और इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं, उत्पत्ति स्थान की सर इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं बेटा, उत्पत्ति स्थान चांगथान या चांगथानी का जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं लेह लद्दाख मानते हैं, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। कि सर इसकी विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता की बात करें बेटा तो इसकी मेन जो विशेषता है वो ही आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहले अपन ने लिखा कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, लेह लद्दाख के अंदर है। और अपन इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो ऊन होती है, पहला पॉइंट, ऊन सफेद मुलायम होती है, सफेद ऊन सफेद मुलायम होती है, ऊन सफेद मुलायम होती है। सफेद मुलायम होने के कारण इसकी ऊन के पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पश्मीना जो ऊन प्राप्त की जाती है या पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वो बकरी की कौन सी नस्ल के बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है चांगथान या चांगथांगी जो नस्ल होती है बकरी की, उसके जो ऊन प्राप्त होती है उसी से सर पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट को, पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन पश्मीना ऊन पश्मीना ऊन पश्मीना शॉल बनाने के लिए काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पश्मीना शॉल, एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए, एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए 215 ग्राम ऊन की आवश्यकता होती है। एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए 215 ग्राम ऊन की आवश्यकता ऊन की आवश्यकता होती है, ऊन की आवश्यकता होती है। यानी एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए, यानी बेटा पश्मीना शॉल किसके बनाए जाते हैं,
चांगथांगी के या चांगथांग। अब इसके क्या है, पश्मीना शॉल बनाते हैं। अब पश्मीना जो शॉल बनाते हैं पश्मीना, उसमें एक शॉल बनाने के लिए कितने ऊन की आवश्यकता होती है? 215 ग्राम ऊन की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में इसको यानी चांगथांग को चेंग्यू, चांगथान को चांगथान को चेंग्यू, चांगथान को चेंग्यू या चांग या चांगथांगी, चांगथांगी के नाम से भी के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है आपकी बेटा देसी नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। अपन ने 10 नस्लें पढ़ी है देसी नस्लें। उसके बाद में आज मैंने आपको पढ़ाई मारवाड़ी, ब्लैक बंगाल, गद्दी और चेंगू और एक होती चांगथांग। ये 5 नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई सर ये जो 5 नस्लें आपने पढ़ाई ये सारी की सारी कौन सी है? देसी नस्लें। बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि सर ने देसी नस्लें लिखवाई है। ये चीज आपको इनके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में अब बात करेंगे बेटा अपन, ये तो होगी आपकी देसी नस्लें। अब बात करेंगे विदेशी नस्लों की। विदेशी जो नस्लें वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आप हेडिंग लाना बकरी की विदेशी नस्लें, बकरी की विदेशी नस्लें। बकरी की विदेशी नस्लों की बात करें तो ये चीज आपको याद रखनी कि बकरी की कौन कौन सी विदेशी नस्लें। तो एक तरफ तो लिखना बेटा आप नस्ल और एक तरफ लिखना उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। तो सबसे पहले बात करें कि सर अंगोरा विदेशी नस्ल है। तो अंगोरा का आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा मानते हैं। उस दिन भी बताया था मैंने, मध्य एशिया, मध्य एशिया या तुर्की। यानी जो अंगोरा जो नस्ल है बेटा, जो मोहर नामक ऊन प्राप्त की जाती है, अपन बात करेंगे मध्य एशिया या तुर्की इसका उत्पत्ति स्थान है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में दूसरी लिखना सानेन। सानेन की बात करें या फिर टोकनबर्ग, टोकनबर्ग और एक होती है एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन और एक होती है बेटा न्यूबियन, न्यूबियन। इन सभी का जो उत्पत्ति स्थान है, यानी न्यूबियन के अलावा, न्यूबियन का तो बेटा पूर्वी अफ्रीका याद रखना है आपको, पूर्वी अफ्रीका। यानी अपन ने जो विदेशी नस्ल लिखी थी 5, अंगोरा, सानेन, टोकनबर्ग, एंग्लो न्यूबियन और न्यूबियन। इन यानी अंगोरा का तो मध्य एशिया और तुर्की है और न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान है वो पूर्वी अफ्रीका है। बाकी सानेन, टोकनबर्ग और एंग्लो न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं वो स्विट्जरलैंड मानते बेटा। तो आपको याद रखना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और टोकनबर्ग का भी याद रखना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और एंग्लो न्यूबियन का भी याद रखना बेटा स्विट्जरलैंड।
ये चीज आपको याद करनी है इसके अंदर। बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे इनकी, लेकिन आपसे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है वो उत्पत्ति स्थान से संबंधित पूछता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि भाई सर ने अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया या तुर्की लिखा हुआ है था, और न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान है वे पूर्वी अफ्रीका लिखा हुआ था। बाकी सानेन, टोकनबर्ग और एग्लो न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। तीनों का तीनों आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड इनका उत्पत्ति स्थान है। ये चीज आपको याद रखनी बेटा। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई सर विदेशी नस्लों के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी बेटा, सानेन। सानेन सानेन की बात करें, अब सानेन का जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान, अब मैंने सानेन का उत्पत्ति स्थान कहां पर लिखवाया था, स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है सानेन का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड की की सानेन घाटी, स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी किसका उत्पत्ति स्थान है, सानेन का। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सर ने भाई सानेन घाटी लिखवाया था। कई बार वो आपको सानेन घाटी भी देगा बेटा और स्विट्जरलैंड भी देगा, ध्यान रखना है इसका। तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी उत्पत्ति स्थान है सानेन नस्ल का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। पहली जो विशेषता है वो तो आपको याद रखनी है कि इसे मिल्क की रानी, अब दूध को या मिल्क को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क ऑफ, और रानी को बोलते हैं बेटा क्यून। तो आप ना मिल्क ऑफ क्यून के नाम से सानेन को जाना जाता है, यानी मिल्क की रानी कह दो और मिल्क कह दो या दूध कह दो, बात एक ही है। मिल्क की रानी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, यानी मिल्क की रानी, मिल्क ऑफ क्यून के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो आपको याद रखना है सानेन है कि सर ने मिल्क की क्यून या दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा है। तो सानेन को आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। इसके अंदर से यही क्वेश्चन आपको याद रखना है बस। उसके बाद में दूसरा लिखना, नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है, यानी इसके नर पशु के अंदर भी और मादा पशु के अंदर भी जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बकरी की वे कौन सी नस्ल है जिसके नर व मादा दोनों में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। इसके बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके अंदर लिखना, बकरी की सींग रहित नस्ल है, यानी ये बकरी की कौन सी है, सींग रहित नस्ल है। ये चीज आपको याद रखना है कि बकरी के अंदर, इसके अंदर सानेन के अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, बकरी की सींग रहित नस्ल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसका। उसके बाद में चौथा लिखना, बकरी की सींग रहित नस्ल है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका जो दूध उत्पादन की बात करें
किसकी? सानेन की। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि ठंडे प्रदेशों में ठंडे ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, यानी गर्मी सहन नहीं होती है, गर्मी सहन नहीं होती है, यानी जहाँ पर ठंडा इलाका होता है यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये रहती है। तो पहाड़ी क्षेत्र स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर बेटा पहाड़ी है, तो उन इलाकों के अंदर ये सानेन पाई जाती है, इसलिए ये गर्मी को सहन नहीं कर सकती। कौन सी नस्ल? सानेन नहीं कर सकती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है कि सर गर्मी सहनशील नस्ल कौन सी नहीं है, तो सानेन नहीं है बेटा। फिर अपन ने सानेन को उस दिन बताया था कि ये कौन सी नस्लों के अंदर रहते हैं? दुधारू नस्ल है, यानी बकरी की बकरी की एक दुधारू नस्ल है, बकरी की एक दुधारू नस्ल है। ये पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिल्क की रानी के नाम से प्रसिद्ध सानेन है। नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है, बकरी की सींग रहित नस्ल है और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, यानी इससे गर्मी सहनशील नहीं होती है। और बकरी की एक दुधारू नस्ल है। कौन सी नस्ल है बेटा? दुधारू नस्ल का मतलब दूध देने वाली नस्ल है। अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें कि सर इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो दूध उत्पादन की बात करें बेटा तो 800 लीटर प्रति ब्यात, 800 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। किसका? सानेन का होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दूध की रानी किसे बोलते हैं? सानेन को बोलते हैं। और दूध उत्पादन इसका 800 लीटर प्रति ब्यात होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, सानेन के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में दूसरी जो नस्ल है विदेशी के अंदर वो है बेटा टोकन वर्ग, टोकन वर्ग। अब टोकन वर्ग का उत्पत्ति स्थान की बात करें कि सर इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, तो ये चीज मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखवा दी कि उत्पत्ति स्थान तो आपको याद करना ही करना है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड की टोकन वर्ग स्विट्जरलैंड की टोकन वर्ग घाटी, उसमें तो सानेन घाटी याद रखना है और इसमें टोकन वर्ग के नाम से आपको याद रखना है कि सर टोकन वर्ग घाटी ही सानेन का उत्पत्ति स्थान है। अब बात करें बेटा इसकी विशेषता की कि सर इसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो विशेषता की बात करें बेटा विशेषता के अंदर आपको याद रखना है पहला पॉइंट, मिल्क की क्यून तो किसे बोलते हैं? सानेन को। लेकिन टोकन वर्ग को किस नाम से जानते हैं? मिल्क चैंपियन के नाम से। मिल्क चैंपियन के नाम से मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? टोकन वर्ग। और दूध की रानी मिल्क की क्यून किसे बोलते हैं? सानेन को बोलते हैं बेटा। दूसरा लिखना, यह है बकरी की नस्ल, यह है बकरी की नस्ल लगातार 2 बरस तक दूध देती है।
ये बकरी की नस्ल लगातार 2 बरस तक क्या देती है बेटा, दूध देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो लगातार 2 बरस तक दूध देती है। तो आपको याद रखना है टोकन वर्ग है जो लगातार 2 बरस तक क्या देती है, दूध देती है। उसके बाद में लिखना बेटा तीसरा पॉइंट, बकरी की दुधारू नस्ल है। बकरी की दुधारू नस्ल है, ये भी दुधारू है और सानेन भी दुधारू है, ये चीज आपको याद रखना है। और चौथा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, बकरी की बकरी की बकरी की सींग रहित बकरी की सींग रहित नस्ल है। बकरी की सींग रहित नस्ल है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने बेटा। जिनके अंदर से बात करें इंपॉर्टेंट की, तो आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिल्क चैंपियन के नाम से टोकन वर्ग को जानते हैं। और लगातार बकरी की कौन सी नस्ल जो 2 बरस तक दूध देती है, तो आपको याद रखना है टोकन वर्ग जो लगातार 2 बरस तक दूध देती है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद में बात करें बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट की है, वो आपको याद रखना है। तो तीसरी जो नस्ल है बकरी की, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप लिख लो अंगोरा, अंगोरा, अंगोरा। अंगोरा का जो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने जो उत्पत्ति स्थान लिखवाया था, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों, तो अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया या तुर्की, इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। कौन कौन सा मानते हैं, मध्य एशिया या तुर्की देश मानते हैं। फिर विशेषता की बात करें, तो विशेषता एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो ऊन होती है, यानी पहला लिखना ऊन सफेद मुलायम, सफेद मुलायम, सफेद मुलायम होती है, जो यानी मोहर के लिए प्रसिद्ध है। मोहर के लिए, मोहर के लिए प्रसिद्ध, मोहर के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, मोहर के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। अब कि सर मोहर का जो उत्पादन होता है इससे, तो मोहर उत्पादन की बात करें बेटा, मोहर उत्पादन, मोहर उत्पादन की बात करें तो 1.5 से लेके 2.5 केजी प्रति वर्ष इस बकरी की नस्ल से अपन मोहर प्राप्त कर सकते हैं। 1.5 से लेके 2.5 केजी इस बकरी की नस्ल से अपन मोहर नामक ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है वो तो खरगोश से प्राप्त की जाती है, लेकिन अंगोरा जो नस्ल है वो किसकी है, बकरी की है, जिससे मोहर ऊन प्राप्त की जाती है। तो आपको याद रखना मोहर के लिए बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है बेटा अंगोरा। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, चौथी लिखना बेटा एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। अब भाई एंग्लो न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एंग्लो न्यूबियन का जो उत्पत्ति स्थान बेटा वो क्या मानते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। अब इसकी जो बात करें तो एक प्रकार की ये
संकरण नस्लें बेटा एंग्लो न्यूबियन, नाम से पता चला एंग्लो और न्यूबियन। तो संकरण है, तो ये किस किस के संकरण के बीच में क्रॉस करवाकर विकसित की गई थी, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर सर इनका जो संकरण है वो एक तो बेटा जमुनापारी और एक होती न्यूबियन। न्यूबियन का अपन ने पता है कि कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है, और जमुनापारी अपने यूपी टावा की है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंग्लो न्यूबियन स्विट्जरलैंड का इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं, लेकिन इसका संकरण दो नस्लों के बीच के अंदर किया गया था, जब जाके एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है बकरी की वो विकसित की गई थी। और इसका जो संकरण है वो जमुनापारी और न्यूबियन के बीच के करवाकर विकसित की गई थी। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जर्सी गाय के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। जर्सी गाय के नाम से बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, यानी बकरी की एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है बेटा उसे जर्सी गाय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्सी गाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एंग्लो न्यूबियन को जाना जाता है। अब मैंने आपको लिखवा जाता है, लेकिन दूध उत्पादन की बात करें तो सींग रहित नस्ल लिखवा दी बेटा। अब इसके अंदर एक पॉइंट छूट गया था, इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है कि भाई कि सर इसका जो टोकन वर्ग है इसका दूध उत्पादन कितना होता है, क्योंकि दुधारू नस्ल लिखवाई मैंने, ये बकरी की सींग रहित नस्ल है और दुधारू नस्ल है। तो इसका दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन तो बेटा इसका जो दूध उत्पादन होता है 2613 केजी प्रति ब्यात होता है। यानी जब ये लगातार कितने वर्ष तक दूध देती है? 2 वर्ष तक दूध देती है, तो इसका दूध उत्पादन 2613 केजी प्रति ब्यात होता है। ये बेटा बकरी की नस्ल समाप्त हो चुकी है। ये इसके अंदर आपको याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, और अपन कल और बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। उसके बाद में जो नेक्स्ट नस्ल है उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर कोई आपके आस पड़ोस के अंदर है वो तैयारी करना चाहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, पशु परिसर की, जेट की और सीयूटी की, तो अपन ने दीपावली के बाद में 17 तारीख से बैच स्टार्ट किए थे बेटा, और लेटेस्ट बैच है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक यू।